हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT की किताब। तो उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की 3rd चैप्टर तंतु से वस्तु तक। ठीक है ना। कहाँ से पढ़ेंगे भैया? तंतु से वस्तु तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो जैसा आप सभी लोग देख पा रहे हो, इसमें लिखा हुआ है, पहेली और बोझों ने अपने स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद पहेली और बोझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। हाँ, वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थी। उन्होंने प्राप्त पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गई। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम है। उसके पास ऊनी मफलर और तथा शाल भी है। दुकानदार में बहुत सी रेशमी साड़ी भी दी थी। पहेली तथा बोझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्हें एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहेली थी जिन्होंने अपने स्कूल में प्रतियोगिता कुछ आयोजित की गई थी उनके स्कूल में, जिसमें भाग लिया और उसमें कुछ राशियाँ जीती। ठीक है, तो जीतने के पश्चात उन्होंने उस पैसे को ले जाकर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ सामान उन कपड़े खरीदने का निर्णय लिया। ठीक है, तो जब कपड़े खरीदने गए भैया दुकान पर, तो उन्होंने विभिन्न तरह की कपड़े देखे। जैसे कि कुछ वस्त्र था भैया, आपका वस्त्र सूती था, कुछ कृत्रिम था और कुछ ऊनी मफलर था। हाँ, तो कुछ रेशमी था, जिसको देखकर वो बहुत अत्यधिक माने सामंजस्य में पड़ गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने वस्त्रों को विविधता के पहचानने के लिए कुछ काम किया, जो आपको ये सारणी में दिखाया जा रहा है क्रियाकलाप नंबर 1 में। हाँ, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है भाई। कह रहा है अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। माने कि आप किसी दर्जी की दुकान पर जाइए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। माने कि जो वहाँ पर कपड़ा पड़ा रहता है छोटा मोटा, उसको माने कि एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसको अनुभव कीजिए। तो दर्जी की सहायता से पूछिए, कपड़े सूती हैं, रेशमी हैं, ऊनी हैं, सफेद लेमम क्या है। माने कि इस पर आप उनसे चर्चा कीजिए और उसकी जानकारी एकत्रित कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करेंगे तो एक सतत टुकड़ा प्रतीत होगा। आप उसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। हाँ, क्रियाकलाप नंबर 2 चलिए देखिए। माने कि जब आप कह रहा है कपड़ों की जब बात पहचान करने की आती है, तो आप एक दर्जी की दुकान पर जाइए। दर्जी की दुकान पर जाने के पश्चात वहाँ पर जो छोटे छोटे कपड़े पड़े रहते हैं, माने जब दर्जी काट कर गिराता है, तो उनसे दर्जी से ये पूछिए कि कपड़े सूती हैं या रेशमी हैं या ऊनी हैं या संश्लेषित लेबल के लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्रियाकलाप नंबर 2 कह रहा है भैया, ये बोल रहा है कि सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप में लेबल लगाया था। माने कि जो सूती कपड़े आप देख रहे हैं, उसमें आप उसी को चुनिए जिसमें आप लेबल लगाया था, जैसे क्रियाकलाप नंबर 1 में। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। माने कि उस पूरे कपड़े की एक जो आप बनाए हैं लेबल, उसमें से एक धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और उसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि धागा एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र या तागे किससे बनते हैं। ठीक है, माने कि भैया जब आप एक धागा को पकड़कर उसमें से निकाल लेंगे, तो उसमें ये जानने का आप प्रयास कीजिए कि वो धागे जो बने वो किससे बनते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए अगली हेडिंग है भैया तंतु। क्या है? तंतु। ये आपकी हेडिंग पड़ी हुई है तंतु। तंतु क्या होता है? कह रहा है किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस धागे के टुकड़े के एक सिरे पर अपने अंगूठे से दबाइए। धागे के दूसरे सिरे पर इसकी लंबाई अनुदेश जैसे कि ये आपको दिखाया गया है, हाँ, खींचिए। अब नाखून से खरोंची इस सिरे पर देखेंगे कि आप पतली पतली लड़ियों से
विखंडित हो गया है। जैसे 3.5 में ये देखो, जब आप इसको कुछ इस तरह करेंगे भैया तो ये पतले पतले लड़ियों में क्या हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद कह रहा है भैया, हाँ, सुई में धागे को पिरोन या डालने का प्रयास करें। समय भी ऐसा अपने परीक्षण कीजिए, माने कि जो आप प्रयोग कर रहे हैं उस धागे को आप एक किसी सुई में डालने का प्रयास कीजिए। कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने लगता है सुई में नोक से गुजरना कठिन हो जाता है। माने कि जब उसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के धागे होते हैं भैया, जिससे वो बना होता है, जब वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो अब जब आप उसको सुई के अंदर डालने का प्रयास करेंगे तो बहुत कठोरतापूर्वक या बहुत मुश्किल में जाता है। ठीक है, तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियाँ से मिलकर बनी, जिन्हें तंतु कहते हैं। माने कि ये जो धागे आपके बने होते हैं, ये यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो धागे से बने होते हैं, दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर जो बनी होती है भैया, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ठीक है, तो तंतु क्या होता है भैया, तंतु को होता है जिससे मिलकर धागे का निर्माण होता है। ठीक है भाई। हाँ, आगे देखिए, आगे कह रहा है वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतु से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। कह रहा है कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। माने कि इसमें बोल रहा है कि जैसे कुछ सूती हो गए, हाँ, कुछ रेशमी हो गए, हाँ, कुछ जूट वाले हो गए और ऊन के हो गए, ये सब आपको मिलते हैं भैया पादप और जंतु से मिलते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्राकृत तंतु कहते हैं। तो प्राकृत तंतु किसे कहा जाता है भैया, प्राकृत तंतु उसे कहा जाता है जिसे हम पौधे या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगला कह रहा है भैया तंतु के उदाहरण, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। माने कि जैसे आपका ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सब आपके जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होता है, जबकि इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। माने कि ऊन तथा रेशम को आप जंतुओं से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जंतु आपका ऊन के अंतर्गत आता है, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, हाँ, और खरगोश हो गया, याक हो गया, ऊँट के बाल, इन सब से आप रेशम प्राप्त कर सकते हैं तथा ऊन प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था। माने कि आज के कुछ समय पहले हम लोग जब वस्तुओं का निर्माण करते थे तो उसमें सिर्फ प्राकृतिक वाली चीज़ों का प्रयोग करते थे। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा तंतु में नहीं होता है, से तंतु का निर्माण किया जा सका है, इन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं। माने कि कुछ ऐसी रासायनिक विधियों के द्वारा जिससे हम तंतु प्राप्त कर लें भैया, उससे हम लोग क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, ना कि उसे हम लोग प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे आपका पॉलिस्टर आपका भैया संश्लेषित तंतु है। नायलॉन, ये भी आपका संश्लिष्ट तंतु है। और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं रुई क्या होती है। क्या भैया, रुई। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, कुछ पादप तंतु माने कि जो पादप माने पेड़ से प्राप्त होते हैं, जैसे आपकी रुई हो गई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों की कोई बत्ती बनाई है? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या क्या उपयोग में लाते हैं? रुई कहाँ से, गद्दे, रजाई, सब तकियों से भी निकाल लेते हैं। माने कि जैसे कि आप कह रहा है, जैसे दिया बनाया जाता है घरों में, लैंप जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसकी में कुछ हम लोग रुई का प्रयोग करते हैं। रुई कहाँ से निकालते हैं? कुछ गद्दों से निकाल लेते हैं, रजाई से निकाल लेते हैं, या फिर तकिए से निकाल लेते हैं। कुछ रुई लीजिए, इसे खींच कर पृथक कीजिए और इसके किनारे पर ध्यान से देखिए आपने क्या प्रेक्षण किया। ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। मानी कि वो जो रुई होती है, वो जो अभी आप धागे पर काम कर रहे थे, एक तरफ अंगूठे का, एक तरफ उंगली, हाँ, तो उसी तरह रुई पर काम करिए तो उसमें भी आप देखेंगे तो वो कपास की तंतु से बनी होती है। किसकी बनी होती है? कपास के तंतुओं की बनी होती है। जबकि एक जो धागा होता है भैया,
वो सिर्फ तंतुओं से बना होता है। ठीक है, आगे देखिए रुई कहाँ से आती है। हाँ, रुई कहाँ से आती है इस पर बात करने चल रहे हैं भैया। तो रुई जो होती है इसे खेतों में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण हो। है मानी कि अगर आपको रुई की खेती करनी है या कपास की पौधे उगाना है तो आपको सर्वप्रथम उस जगह का चुनाव करना होगा जहाँ पर मिट्टी जो है वो काली हो और उस कहाँ का जो जलवायु हो उष्ण हो। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं? हाँ, अगर बता सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। माने कि जो कपास गोलक होता है वो जैसे हमारा एक नींबू की आकृति होती है, कुछ उसी तरह उसकी आकृति होती है। हाँ, फिर उसके बाद अगला आपका कह रहा है भैया पूर्व परिपक्व होने पर। ठीक है, कैसे भैया? पूर्व परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। माने कि जब वो पूरी तरह से मैच्योरिटी का रूप धारण कर लेता है तो उसमें जो आपका कपास होता है वो कपास जो ढका होता है वो खुल जाता है। क्या होता है? खुल जाता है। क्या आपने ऐसे कपास का खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो सके? इस समय खेत कपास के परिकुल्ले रोगों में इतने श्वेत हो जाते हैं जैसे हिम में ढक गया हो। माने कि जब वो कपास पूरी तरह से माने कि पक जाता है भैया या परिपक्व हो जाता है तो उसकी जो खेती के ऊपर जो माने कि फसल लगना होता है वो सफ़ेद सफ़ेद रुई की समान लग जाता है, जिससे हम लोग। हाँ, फिर आगे देखो कह रहा है साधारण इन कपास बालों के से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओठना कहते हैं। माने कि जब आप कपास के ऊपर फूलों को तोड़ लेते हैं फिर तोड़ने के पश्चात आप उसको हाथ से अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग कपास ओठना कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास ओठना कहते हैं। हाँ, फिर कह रहा है पारंपरिक ढंग से तो कपास भाई हाथों से ही ओटी जाती है, लेकिन आजकल भैया कपास ओटने के लिए बहुत सारी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अगली हेडिंग है भैया आपका जूट। क्या है भाई? जूट है। तो जूट क्या होता है, चलिए इस पर बात करने चल रहे हैं। ये देखिए आपकी हेडिंग पड़ी हुई है जूट। ठीक है, हाँ, तो जूट क्या होता है भाई? चलिए देखिए जूट क्या होता है। कह रहा है पाटसन तंतु को पाटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। एक होता है आपका पाटसन तंतु, ये हेडिंग है। पाटसन तंतु जो होता है भाई उसे पाटसन पादप से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती ये है देखो, भारत में पाटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। तो पाटसन को कहाँ उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल हो गया, क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, यहाँ उगाया जाता है। सामान्यतः पाटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। माने कि जो पाटसन होता है वो जो पुष्प के रूप में होता है तभी उसको काट दिया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा रखा जाता है। माने कि जब पाटसन को जड़ से अलग कर लिया जाता है तो उसको कुछ दिनों तक जल में डाल दिया जाता है। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पाटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। माने कि उसमें जो शाखा होती है या और जो कुछ भाग पौधे का पाया जाता है वो सब पानी में गल जाता है। फिर उसके बाद जो पाटसन होता है उसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागे में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? माने कि जब हम लोग किसी कपड़े का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले पाटसन को धागे के रूप में अलग कर लेते हैं। हाँ, तो कैसे करते हैं उस पर बात करने चल रहे हैं। अगली हेडिंग है भैया आपकी है सूती धागे की कताई। क्या है भाई? सूती धागे की कताई। हाँ, चलिए देखते हैं क्या होता है सूती धागे की कटाई। हाँ, तो कताई ना, तो इसमें कह रहा है सूती धागे की कताई, ये हेडिंग पड़ी हुई है। आप स्वयं सूती धागे का कटाई करने का प्रयास कर सकते हैं क्रियाकलाप नंबर 4 के द्वारा। हाँ, तो क्रियाकलाप नंबर 4 कहता है भैया एक हाथ से एक सुई पकड़िए। ठीक है, एक हाथ से एक सुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे से तर्जनी के बीच के रुई चुटकी में भरिए। माने कि चुटकी में भर लीजिए, जैसे 3.9 में ये दिखाया गया है। देख पा रहे होंगे आप लोग, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, कुछ इस तरह आपको पकड़ना है। उसको पकड़ने के पश्चात क्या करना है आगे देखते हैं।
हाँ, पकड़िए, उसके बाद उसको बाहर खींचिए। क्या करिए? बाहर खींचिए और उस पर ऐंठन लगाइए। तो क्या होगा? रेशम से धागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। माने कि जो आपका रेशम होता है उससे जब आप धागा बना लेंगे, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे खींचकर उड़ेरते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास बन जाते हैं और वो धागा का रूप धारण कर लेता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हंस तकुओं का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। तकली क्या होता है भैया? जिसको माने कि हम जब लोग कताई करते हैं तो उसमें जब हम हाथों का प्रयोग करते हैं, हाथ तकुओं का, तो उसे हम लोग तकली कहते हैं। क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। अगला है भैया आपका चरखा। क्या है? चरखा। चरखा क्या होता है? हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति यानी मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग चरखा बोलते हैं। चरखे का उपयोग सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्र आंदोलन के पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। माने कि जब वो चरखा का उपयोग किया था स्वतंत्रता के आंदोलन में, तो वो बहुत ज़्यादा लोकप्रियता माने लोगों को पसंद आया था। उन्होंने लोगों को हाथ काते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने और ब्रिटेन की मिलों से बने उचित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी का प्रचलन बढ़ावा देने वाले भारत सरकार ने 1956 कब भैया? 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी कार्य उद्योग ग्राम उद्योग आयोग कहा गया। माने कि भैया एक दौर ऐसा था जब महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था। उस समय उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो कपड़ा पहनेंगे वो हमारे चरखे से निर्मित होगा, और जो ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा कपड़े का निर्माण होता है उसका बहिष्कार करेंगे। माने कि उसको हम लोग नहीं पहनेंगे। तो इस पर भारत सरकार ने 1956 को, जिसे खादी ग्राम आयोग के नाम से जाना गया,